Good morning, dear students. In last class, we have discussed about prokaryotic cell and eukaryotic cell. This was our last topic in last class. तो इसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा हुआ था। ये पॉइंट यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम और सेल को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सामने ये दो डायग्राम देख रहे हो, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के ये डायग्राम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम जो है लेफ़्ट साइड, ये वाला डायग्राम प्लांट सेल का होता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये जो लेफ़्ट साइड वाला जो डायग्राम देख रहे हो, ये एनिमल सेल। तो एनिमल सेल वाला जो है वो लेफ़्ट हैंड पर है और प्लांट सेल वाला राइट साइड है। ठीक है, ये डायग्राम। तो हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको प्लांट सेल का जूम करके दिखाऊं तो आप देख रहे हो, ये सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आउटर कवरिंग जो इसकी दिख रही है, ये आपकी सेल वॉल हो गई। ठीक है, सेल वॉल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लेटा हुआ है, बलून जैसा है, इसको गोल्गी अपरेटस बोलते हैं। फिर अगर मैं वहाँ पे आ जाऊँ तो ठीक है, अब यहाँ पे जो वाइट कलर का जो बड़ा सा शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये डायग्राम हो गया आपका प्लांट सेल। ठीक है, अगर हम एनिमल सेल के डायग्राम को देखें तो उसको हम ऊपर से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स दोनों में ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी प्रेजेंट है आपके। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख रहे हो आप स्ट्रक्चर, ये भी यहाँ पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दोनों में ही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होता एनिमल सेल में। गोल्गी एपेटस, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे गोल्गी एपेटस भी है। ठीक है, और सेंट्रियोल भी इसमें है। ये आपकी ये जो जिगजैग टाइप की लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये डायग्राम आपको बनाने होंगे एनिमल सेल, प्लांट सेल। इनके बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको भी हम आगे चल के और पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब देखते हैं सेल का शेप कैसा होगा। तो शेप, सेल आर ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज। सेल जो होते हैं, देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जनरली सेल आर स्पेरिकल बट दे मे बी एलोंगेटेड, नर्व सेल, ब्रांच सेल, पिगमेंटेड। ठीक है, तो जो एक्चुअली जो सेल होती हैं वो अलग अलग शेप में हो सकती है, डिपेंड करता है कि उनके किस तरीके का फंक्शन है। ठीक है, स्पेरिकल भी हो सकती है, ब्रांच में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो एलोंगेटेड जो सेल होती है, जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये नर्व सेल। ये नर्व सेल का जो आप डायग्राम देख रहे हो, नर्व सेल विद एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। तो ये एलोंगेटेड है, ये खिंची हुई है, मतलब एलोंगेशन के रूप में लेंथ वाइज लंबी हुई है। तो ये नर्व सेल हो गया। ठीक है, ब्रांच सेल अगर आप देख रहे हो, पिगमेंटेड ब्रांच तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से ये आप देख रहे हो। तो अलग अलग ये सारे सेल के डायग्राम हैं, अलग अलग ओवम, स्पर्म। तो और मैं आपको उसके बता रहा हूँ। डिस्कॉइडल आरबीसी स्प्लेंडेड शेप की होती है, मसल सेल जो स्प्लेंडेड शेप में होती है। ठीक है, अलग अलग। तो ये स्क्वैसिस इप्टीथेलम का ये डायग्राम, ये इस तरीके की उसकी शेल है ना। और साइलेटेड इप्टीथेलम फ्रॉम द ट्राचिया, ये इसका ब्रांच तरीके से इस तरह से है। और आपके आरबीसीज वगैरह, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, स्पर्म की सेल। ठीक है, मसल्स फाइबर इस तरीके से, ब्रांच तरीके से फ्रॉम हार्ट। तो ये सारे बोन सेल भी देख सकते हो आप, ये है ना, मसल्स फाइबर इस तरीके से, स्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर, पेन मसल्स फाइबर फॉर इंटेस्टाइन। तो ये सब जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये सब सेल के अलग अलग। तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किस फंक्शन के लिए सेल का यूज़ हो रहा है, मतलब कौन सी सेल किस फंक्शन के लिए है। तो बेसिकली उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में एक्चुअली क्या है, अलग अलग टाइप की जो सेल होती है। बेसिकली अगर मैं आपको एक नॉर्मली एक बात बताऊँ, तो आप देखते हो जैसे कि अगर हमको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्रिक होती है, ईंट होती है। ईंट को जोड़ जोड़ के हम दीवार खड़ी करते हैं, फिर वो जब दीवार जोड़ जोड़ के मकान बनता है, घर बनता है। ठीक है,
तो जो सेल है वो एक्चुअली वो ईंट का काम कर रही है, इज़ दैट बेसिक यूनिट। इतनी छोटी यूनिट है कि वो मतलब पूरे एक बड़ी बिल्डिंग के लिए एक ईंट के समान है ना। तो यानी कि तो अलग अलग किस तरीके पे कहाँ पे कैसा आपको जॉइंट लगा सिंगल सेलुलर हैं कि मल्टी सेलुलर हैं, है ना। तो हम सेल की साइज़ देखते हैं कि सेल की साइज़ क्या होती है, किस ऑर्डर में होती है। साइज़ ऑफ सेल इज़ वेरिएबल, मतलब सेल की जो साइज़ होती है वो अलग अलग होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसा ऑर्गेनिज़म जो है किस ऑर्गेनिज़म की बात करें, उस ऑर्गेनिज़म के हिसाब से सेल की साइज़ चेंज हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। सम आर माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर विजिबल बाई नेकेड आइज। कुछ इतनी छोटी होती हैं कि माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं, और कुछ सेल इतनी बड़ी होती हैं कि हम इजीली आवर नेकेड आइज वी कैन सी देम। देयर साइज़ में वरी फ्रॉम 0.2 mm टू 18 सेंटीमीटर, मतलब यानी कि छोटी है तो 0.2 mm की भी हो सकती है, और बड़ी है तो एटलीस्ट 18 सेंटीमीटर तक बड़ी सेल भी हो सकती है। साइज़ ऑफ टिपिकल सेल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम 20 टू 30 mm। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल की टिपिकल सेल मैक्सिमम जा सकती है राइज 20 से 30 mm तक, ठीक है। तो ये सेल की साइज़ की हो गई। अब इसके आगे चलते हैं हम यहाँ पे। ऑस्ट्रिच एग हैज़ अ लार्जेस्ट सेल, इसकी साइज़ क्या है 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसकी डायमीटर ही 15 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बड़ी होगी वो। विथ शेल एंड 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर विदाउट सेल, तो सेल के साथ 15 सेंटीमीटर और विदाउट सेल के साथ 8 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ऑस्ट्रिच एग। द लॉन्गेस्ट सेल इज़ नर्व सेल, 1 मीटर की होती है। नर्व सेल जो होती है वो सबसे लंबी होती है, लार्ज मतलब सबसे बड़ी, और नर्व सेल मतलब सबसे लंबी, 1 मीटर लेंथ होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं बेटा, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट हो गया तुम्हारा नर्व सेल, 1 मीटर होती है, और स्मॉलेस्ट सेल सो फॉर नोन एज PPLO, है ना, पिपलोज एग, जिसको हम माइकोप्लाज्मा वगैरह 0.1 mm इन डायमीटर होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में होती है एग्जांपल इसका, और PPLOs बोलते हैं इसको। ह्यूमन एग इज़ 0.1 mm इन डायमीटर, ठीक है। तो ये भी उसी के स्मॉलेस्ट में ही आते हैं, इसी साइज में। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ सेल, हम सेल के कुछ कंपोनेंट की, सेल के अंदर क्या क्या उसके कंपोनेंट किन किन चीज़ों जो है सेल में होती हैं, ठीक है। तो देयर इज़ एन एक्यूरेंस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, देयर कंपोनेंट्स, डिवीज़न होता है सेल के अंदर, और वो कुछ ना कुछ उनका स्पेसिफिक काम होता है, कुछ कंपोनेंट होता है, तो उस हिसाब से सेल के अंदर सब डिवीज़न हुआ है सेल ऑर्गेनल्स के नाम पे। ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। दीज 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर, ये 3 बेसिक कंपोनेंट में बेसिकली डिवाइड हुआ है। सबसे वन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है, दूसरा जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और तीसरा जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टर में डिवाइड हुआ है जो सेल के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा जो है वो न्यूक्लियस, और तीसरा जो है वो साइटोप्लाज्म, ठीक। तो एक साइज को एक्सप्लेन आ रहा हूँ डायग्राम क्या क्या चीज़ें। तो आप ये सबसे ऊपर जो देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का ये थ्रेड जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड चेन। ये चेन जैसा कुछ दिख रहा है, ये ग्रीन कलर के डॉट डॉट जुड़े हुए हैं डार्क कलर का, तो ये पॉलीसेक्राइड चेन हो गया। उसके बाद ये आप छोटे छोटे आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये छोटे छोटे बलून जैसे कुछ दिख रहे हैं, जिसमें ऊपर थ्रेड जैसा जो बोला जाता है हाइड्रोफोबिक, बलून जैसा स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलियो हेड्स। तो हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलियो हेड्स, इस तरीके से ये दो अलग अलग हैं। फिर आप ये काफ़ी बड़ा हुआ ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट सा कुछ देख रहे हो, ये, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके से यहाँ पे बीच में इन बलून्स के बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये सैंडविच है बीच में, ठीक है। तो ये आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देख रहे हो। फिर ये चैनल प्रोटीन देख रहे हो, ये रेड कलर में बीच में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है।
और ये जो ऊपर देख रहे हो फॉस्फोलिपिड बाईलेयर, ये जो 2 लेयर्स बनी हुई हैं इसको बाईलेयर बोला गया है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और सबसे ऊपर रेड कलर से सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम बना सकते अपनी कॉपी में। ठीक है, अब हम चलते हैं सेल। तो क्या कहा है इसके बारे में, 5 पॉइंट हैं, इनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेम्मा। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन यानी एक्चुअली झिल्ली होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है और प्लाज्मा लेम्मा भी कहा जाता है। इट इज लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ये क्या करती है, सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को अलग अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि मैंने बताया ना, झिल्ली है, बाउंड्री वॉल है, तो साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग बाहर से, और साइटोप्लाज्म एक लिक्विड जैसा होता है, तो उसको क्या करती है, सेपरेट करके रखती है। ठीक है, ताकि मिल ना पाए आपस में। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स। तो ये जो है, ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट में सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइज बिलो इन द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। तो ये जो आउटरमोस्ट यानी कि सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल होती है, तो उसके बाद वाली जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेकंड आउटर मोस्ट इन प्लांट एंड आउटर मोस्ट इन एनिमल। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड्स से बनी हुई होती है। वेयर प्रोटीन आर सैंडविच्ड, जो प्रोटीन होती है उसको सैंडविच बीच में दबा के रखा गया है, किसके, लिपिड वगैरह के, बिटवीन द बाई लेयर्स ऑफ लिप्स। लिपिड्स के बीच में प्रोटीन को बीच में दबा के रखा हुआ है। अगला पॉइंट कहता है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी है, छिद्र होते हैं जहाँ से बहुत सिलेक्टिव चीज़ें ही उसके आर पार निकल सकें। ठीक है, तो उसका काम होती है, जैसे कि फ़िल्टर होता है, मतलब आर ओ का, है ना। इट अलाउ टू परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ दिस सेल को अलाउ करती है कि वो परमिट हो सके एंट्री और एग्जिट के लिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर मैं इसका अगला पॉइंट बताऊँ आपको, तो सिंगर एंड निकोलसन गिव द फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो साइंटिस्ट थे जिनने फ्लूइड मॉडल दिया है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अकॉर्डिंग टू देम इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन लेयर सैंडविच्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिपिड। इनने बताया कि जो प्रोटीन की लेयर होती है वो किसके बीच में, लिपिड की लेयर के बीच में दबी हुई है, सैंडविच्ड है, यानी कि जैसे ब्रेड की सैंडविच बनती है ना, बीच में हम उसमें कुछ रखते हैं और ऊपर नीचे ब्रेड होता है, तो ऐसे ही बीच में प्रोटीन है और ऊपर नीचे लिपिड्स हैं। इट इज़ क्वासी फ्लूइड स्टेट। ठीक है, इट इज़ 75 ए थिक, इट्स फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हुए हैं इसके। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या करती है, मूवमेंट को रेगुलेट करती है, किसके, मॉलिक्यूल्स के। इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहाँ कहाँ, इनसाइड और आउटसाइड दी सेल, सेल के अंदर और बाहर जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है ना, उसको रेगुलेट करती है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। और क्या मदद करती है, सेल के अलग अलग कंपोजिशन को मेंटेन करने में मदद करती है, डिस्टिंक्ट कंपोजिशन। फिर आगे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट क्या है, तो इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। ये 2 तरीके से होता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अगर डिफ्यूज़न की बात करें तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पतली झिल्ली खुद मूव होते हैं और अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। जैसे ये ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हो, ये खुद ही मूव करेंगे और अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे सोल्यूशन में। ठीक है,
लेकिन सेकंड वाले में ऑस्मोसिस में जो बीच में लाइन दिख रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट मूव। सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर सकता है, सॉल्यूट नहीं मूव करेंगे। द मूवमेंट थ्रो आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो बीच में मेम्ब्रेन बनी हुई है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन द कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस, तो ये आपको इक्वलाइजेशन हो रहा है दो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का। तो ये फ़र्क है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रहती, कोई बीच में वो नहीं रहती है फिल्टर जैसा कुछ, और ऑस्मोसिस में बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो फिल्टर का काम करती है, सॉल्यूट को रोक देती है, सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है ये और मैं जल्दी ख़त्म कर दे रहा हूँ। द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आइंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। तो जो सॉल्यूट और आयंस का जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है तो इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट माना गया है। ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट, तो जो वाटर और हाई सेमी परमेबल of solvent and water from lower concentration to higher concentration of solute through a semi permeable membrane। अगर लोअर कंसंट्रेशन से भी हम हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं तब भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही जाएगा। इस प्रोसेस को जो है ऑस्मोसिस का नाम दिया गया, ठीक है। तो ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी डिफाइन कॉल्ड एज डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस जो है उसको हम डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, जो दो तरीके की है, एंडोमोसिस, ठीक है, एंड ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस और एक्सोमोसिस, ठीक है। तो जो एंडोमोसिस है उसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोमोसिस, और जो एक्सोमोसिस है उसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। तो एंडो में इनसाइड दी सेल होती है और एक्सो में आउटसाइड दी सेल होती है मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ऑस्मोसिस तक की पढ़ाई आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, और इसके आगे के जो टॉपिक हैं ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस के जो सोल्यूशन के टाइप हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ाई करें, ठीक है, चलिए।